Hello friends and welcome back to the YouTube channel of Srishti Classes. Friends, today in this class we will discuss and we will learn about translation according to tense. आज इस क्लास में इस वीडियो के हेल्प से हम ये सीखेंगे कि हिंदी के वाक्य को, ठीक है, किसी भी प्रकार के हिंदी के वाक्य को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें टेंस के अकॉर्डिंग. ओके. और पिछले क्लास में हमने टेंस के आइडेंटिफिकेशन के बारे में सब कुछ क्लियर किया हुआ है. टेंस के आइडेंटिफिकेशन के बारे में जितने लोगों को कन्फ्यूजन होगा, जितने लोग नहीं वीडियो देखे होंगे, जितने लोगों ने क्लास नहीं किया होगा, उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है. वो जाके लिंक को ओपन कर लें और इस वीडियो लेक्चर को देखने से पहले उस वीडियो मीन्स आइडेंटिफिकेशन को क्लियर कर लें, तब ये वीडियो आपको समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आने वाला है आपको. तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए. जितने लोगों ने आइडेंटिफिकेशन नहीं क्लियर किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगा आइडेंटिफिकेशन के बारे में, टेंस के आइडेंटिफिकेशन के बारे में. तो उस लिंक को आप ओपन करिए और एक एकांत जगह बैठ के उसको अच्छे से देखिए, समझिए. कोई कन्फ्यूजन हो तो हमसे पूछिए. ओके. और अगर आप नहीं देखेंगे तो ये क्लास आपको बिल्कुल नहीं समझ में आने वाला है. और फ्रेंड्स, उससे पहले एक क्लास में हमने बताया था कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टेंस. जैसा कि आप जब चैप्टर कोई टेंस का किसी भी बुक्स में ओपन करते हैं, स्टार्ट करते हैं पढ़ना, तो आप देखते होंगे कि चैप्टर का नाम लिखा होता है टाइम एंड टेंस. ओके, टाइम एंड टेंस. तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे रहे कि उन्होंने पूछा कि सर जब आप हमको केवल टेंस पढ़ाते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, तो टाइम कहाँ गया? चैप्टर का नाम टाइम क्यों उसमें इंक्लूड किया गया है? तो ये कन्फ्यूजन मत रखिएगा. टाइम और टेंस के डिफरेंस के लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक दिया हुआ है, उसको भी आप देख के कंफर्म कर लीजिए. और बता दें कि उसी वाक्य में, उसी टेंस के तहत, उसी सेंटेंस के तहत, उसी वाक्य के में टाइम और टेंस दोनों इंक्लूड किया जाता है. इसी वजह से उस चैप्टर का नाम टाइम एंड टेंस होता है. आज हम ये सीखेंगे कि हाउ टू चेंज द सेंस, मीन्स हाउ टू चेंज हिंदी इनटू इंग्लिश. ठीक है, हाउ टू ट्रांसलेट हिंदी इनटू इंग्लिश. तो सबसे पहले एक बार फिर से कंफर्म कर देना चाहते हैं कि आप आइडेंटिफिकेशन वाले चैप्टर को, आइडेंटिफिकेशन वाले वीडियो को एक बार जरूर देखिए, जो लोग नहीं देखे हैं. और जो लोग देखे हैं वो इस वीडियो को आसानी से समझें, क्योंकि मैं आसानी से बताने की कोशिश करूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा, और आप आसानी से देखिए. कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कन्फ्यूजन कर सकते हैं. नहीं तो आपको स्क्रीन पे सृष्टि क्लासेस का कॉन्टैक्ट नंबर दिखाई दे रहा होगा, आप उस पर किसी भी टाइम कॉल करके, SMS करके कंफर्म कर सकते हैं. तो आज हम प्रेजेंट का जो सबसे पहला पार्ट होता है, सबसे पहला चैप्टर होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में सीखेंगे कि किसी भी वाक्य को, मीन्स किसी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें. तो आज हम शुरू कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. आइडेंटिफिकेशन वाले चैप्टर में, आइडेंटिफिकेशन वाले क्लास में आपको बताया गया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान होता है जब किसी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं आएंगे, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होंगे. ठीक है, जैसे वह खेलता है. ठीक है, हमारे पास सेंटेंस है और हम इस सेंटेंस को देख के बता पा रहे हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, क्योंकि इसमें वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं आए हैं. मीन्स ता, ती, ते के बाद हैं, हूँ, हो आए हैं. ठीक है, तो अब इस सेंटेंस को, इस हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाए, काफ़ी ध्यान से देखिएगा, काफ़ी ध्यान से समझिएगा. तो इसके लिए रूल तो कई हैं. ठीक है, इसके लिए रूल तो कई हैं, लेकिन हम कुछ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल हैं उसको लेके चलेंगे और इसको स्ट्रक्चर के अनुसार, ठीक है, स्ट्रक्चर के अनुसार समझेंगे. ठीक, और स्ट्रक्चर के अनुसार समझेंगे कैसे, अभी वो आपके सामने आगे आएगा. ठीक है, तो इसमें पहला रूल होता है कि एक वचन करता, एक वचन करता. फ्रेंड्स, अब एक वचन करता क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है. ठीक है, तो करता आप जानते होंगे, मीन्स जिस सेंटेंस में करने वाला, मीन्स यहाँ खेलने का काम कौन कर रहा है, वह. ठीक है, यह करता हो गया. तो जिस वाक्य में एक वचन करता होगा, मतलब करने वाला केवल मात्र एक होगा.
ठीक है, केवल एक होगा तो ये एक वचन करता होगा। और आप जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया होता है डू डज। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया होता है डू डज। तो एक वचनकर्ता के साथ डज तथा बहुवचनकर्ता के साथ डू लगाते हैं। एक वचनकर्ता के साथ डज तथा बहुवचनकर्ता के साथ डू लगाते हैं। एक वचनकर्ता क्या होता है? जब वाक्य में करने वाला, ठीक है, कार्य करने वाला कोई एक पर्सन हो तो एक वचनकर्ता हो गया। और बहुवचनकर्ता क्या होता है? जब वाक्य में काम करने वाला एक से अधिक हो। जैसे कहते हैं राम और श्याम खेलते हैं, तो राम और श्याम दो लोग हैं खेलने वाले, तो ये बहुवचनकर्ता हो गया। ठीक है, ये पहला रूल हो गया। दूसरा रूल है, ठीक है, रूल तो अगर बिल्ड किया जाए, रूल कंपोज किया जाए तो बहुत रूल बनेंगे, ठीक है, लेकिन हम पहले भी कहे हैं कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं हम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, और टोटल जो समझेंगे वो स्ट्रक्चर के हिसाब से समझेंगे, स्ट्रक्चर के हेल्प से समझेंगे। ठीक है, और वो स्ट्रक्चर क्या है अभी आपके सामने आएगा। पहला रूल हो गया एक वचनकर्ता के साथ डज तथा बहुवचनकर्ता के साथ डू लगाते हैं। दूसरा हो गया साधारण वाक्यों में फ्रेंड्स, अब ये साधारण वाक्य क्या होता है? तो आप सेंटेंस का टाइप पढ़े होंगे, सिंपल सेंटेंस, ठीक है। साधारण वाक्य का सिंपली एक छोटा सा वाक्य लैंग्वेज में समझिएगा कि जिस वाक्य में नहीं शब्द, क्या शब्द मतलब इंट्रोगेटिव और नेगेटिव, प्रश्नवाचक और नकारात्मक शब्द न इंक्लूड किए गए हों, वो साधारण वाक्य है। ठीक है, जिसमें सिंपली स्टेटमेंट बताया जा रहा है कि वह खेलता है, सिंपल है, साधारण वाक्य हो गया। अगर हम कहते हैं वह नहीं खेलता है तो वो साधारण वाक्य नहीं होता, नकारात्मक वाक्य होता। ठीक है, तो साधारण वाक्य क्या है? जिसमें सिंपली कोई स्टेटमेंट डिक्लेयर किया जाए कि वह खेलता है, वह खाता है, वह सोता है, वह आता है, वह जाता है। ठीक है, तो वो हो गया साधारण वाक्य। साधारण वाक्य में एक वचन कर्ता के साथ, साधारण वाक्य में एक वचन कर्ता के साथ क्रिया में यस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, साधारण वाक्यों में एक वचनकर्ता के साथ क्रिया में यस या ईएस का प्रयोग करते हैं, डू या डज का नहीं। ठीक है, जो हेल्पिंग वर्ब होता है हमारा डू या डज, उसको साधारण वाक्य में इंक्लूड नहीं किया जाता है। वर्ब का फिफ्थ फॉर्म मीन्स वर्ब के साथ यस या ईएस इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा तीसरा रूल है। ठीक है, कोई भी डाउट होगा आप कन्फ्यूजन मत रखिएगा, कमेंट करके अपना कन्फ्यूजन दूर कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि साधारण वाक्यों में एक वचनकर्ता के साथ, साधारण वाक्य क्या है डिक्लेयर हो गया, एक वचनकर्ता क्या है वो भी कंफर्म हो गया। अब कह रहा है साधारण वाक्यों में एक वचनकर्ता के साथ क्रिया में, ठीक है, इसमें जो क्रिया है जैसे खेलना, प्ले, ठीक है, तो क्रिया में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं, डू या डज का नहीं। ठीक है, डू या डज का नहीं। ठीक है, और सेम इसी तरह साधारण वाक्यों में बहुवचनकर्ता के साथ, ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा साधारण वाक्यों में एक वचनकर्ता के साथ, और तीसरा रूल है साधारण वाक्यों में बहुवचनकर्ता के साथ न तो डू या डज का प्रयोग करते हैं और न ही यस ईएस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, साधारण वाक्यों में बहुवचनकर्ता के साथ,
साधारण वाक्य क्लियर है, बहुवचन कर्ता क्लियर है, ठीक है। साधारण वाक्यों में बहुवचन कर्ता के साथ न तो डू या डज का प्रयोग करते हैं और न ही यस या यस का प्रयोग करते हैं। मतलब कि जब साधारण वाक्य रहेगा और कर्ता क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा, सिंगुलर नहीं प्लूरल रहेगा, तब उसमें न तो डू या डज का प्रयोग करेंगे और ना ही यस या यस का प्रयोग करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये हमारे 3 जो रूल हैं वो बेसिक मीन्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल हैं, इसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। रूल अभी बहुत से हैं, बनाने के लिए बहुत रूल बन जाएंगे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम उस रूल को, उन सभी रूल्स को स्ट्रक्चर में इंक्लूड कर लिया जाएगा। उन रूल को स्ट्रक्चर में इंक्लूड करके हम सीख लेंगे। तो ये रूल्स जो हैं ये आप लिख लीजिए, इसको याद कर लीजिए खूब अच्छे से, और इसी रूल्स के तहत हम इसको मतलब किसी भी हिंदी के सेंटेंस को, प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये 3 रूल है, इसको अच्छे से नोट्स कर लीजिए, नोट करके इसको खूब अच्छे से याद करिए। और अब हम, ठीक है, जैसे अभी यहाँ कहा गया साधारण वाक्य, अभी और भी वाक्य होते हैं, नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। अब हम स्ट्रक्चर के हेल्प से, संरचना के हेल्प से सीखेंगे कि साधारण वाक्य को कैसे ट्रांसलेट किया जाता है, नकारात्मक वाक्य को कैसे ट्रांसलेट किया जाता है, प्रश्नवाचक वाक्य को कैसे ट्रांसलेट किया जाता है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। और इसी क्रम से पहला टाइप जो है सेंटेंस का, आप देखिए वाक्य भी कई प्रकार के होते हैं। वाक्य के प्रकार जो है, जैसे पहला है सिंपल सेंटेंस, जिसका हिंदी होता है साधारण वाक्य, ठीक। उसके बाद दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। तीसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है फ्रेंड्स। चौथा है इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। प्रश्नवाचक और नकारात्मक एक साथ रहता है, प्रश्नवाचक और नकारात्मक, ठीक है फ्रेंड्स। पांचवा है WH टाइप सेंटेंस, ठीक है। WH टाइप सेंटेंस का क्या मतलब है अभी वो भी बता रहे हैं। और छठवां है WH एंड नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो ये 6 टाइप, हर एक टेंस में ये 6 टाइप के सेंटेंस सीखने हैं। पहला सिंपल सेंटेंस मतलब साधारण वाक्य। साधारण वाक्य का क्या मतलब है? साधारण वाक्य का क्या मतलब है? साधारण वाक्य का यही मतलब है कि जिस वाक्य में सिंपली कोई स्टेटमेंट डिक्लेयर किया जाए, कोई लाइन बोली जाए, ठीक है, किसी स्टेट को डिक्लेयर किया जाए, जैसे मैं खेलता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, तुम सोते हो, वह रोता है, ठीक है। सिंपल है, जिस मतलब सिंपली समझिए, जिस सेंटेंस में नहीं शब्द, क्या शब्द, ठीक है, मतलब प्रश्नवाचक जो वर्ड्स हैं जो प्रश्न को संबोधन करते हैं, और जो नकारात्मक वाक्य शब्द हैं जैसे नहीं, ये सब शब्द न इंक्लूड किए गए हों, वो साधारण वाक्य होता है, सिंपल सेंटेंस होता है। और नकारात्मक नेगेटिव सेंटेंस जिसमें नहीं शब्द इंक्लूड किया गया हो, जैसे मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैं नहीं सोता हूँ, मैं नहीं रोता हूँ, मैं नहीं गाता हूँ, ठीक है। इन सब टाइप के सेंटेंस को नेगेटिव मीन्स नकारात्मक वाक्य कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब जिसमें प्रश्न पूछा जाए, क्या तुम पढ़ते हो, क्या वह रोता है, क्या तुम सोते हो, क्या वह गाता है, तो ये हो जाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य। अब आता है इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, मतलब ये दोनों एक ही सेंटेंस में, प्रश्नवाचक और नकारात्मक एक ही वाक्य में आए, जैसे क्या तुम नहीं गाते हो, क्या तुम नहीं पढ़ते हो, क्या तुम नहीं सोते हो। इन सब टाइप के सेंटेंस को इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं, मीन्स प्रश्नवाचक और नकारात्मक। पांचवा है WH टाइप सेंटेंस, मतलब जिसमें WH फैमिली के वर्ड इंक्लूड किए गए हैं, जैसे मैं क्यों पढ़ता हूँ, तुम क्यों सोते हो, वह कहाँ जाता है, ठीक है। इन सब टाइप के सेंटेंस को WH टाइप सेंटेंस कहते हैं। और छठवां है WH एंड नेगेटिव सेंटेंस। WH और नेगेटिव सेंटेंस मतलब
जिसमें WH फैमिली के वर्ड्स भी हों और नेगेटिव वर्ड्स भी हों। जैसे तुम क्यों नहीं पढ़ते हो, मैं क्यों नहीं सोता हूँ, वह क्यों नहीं गाता है। इन सब टाइप के सेंटेंस को WH एंड नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल सेंटेंस के बारे में कि साधारण वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। तो उसके लिए एक सिंपली आप एक स्ट्रक्चर आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो सिंपल सेंटेंस में क्या होता है कि जैसे भी हमने ऊपर लिखवाया था रूल में कि एक वचनकर्ता के साथ डू डज का प्रयोग नहीं करते हैं साधारण वाक्य में, एस या एस का प्रयोग करते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब एक वचनकर्ता के लिए कुछ स्ट्रक्चर है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस और एस, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। फ्रेंड्स, जिस तरह से आप मैथ्स में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फार्मूला का यूज करते हैं, उसी तरह आपको हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए एक फार्मूला कह सकते हैं आप। है ये स्ट्रक्चर, है ये एक संरचना, मतलब कि इसी के अरेंजमेंट के अनुसार इसके इंग्लिश के वर्ड्स को अरेंज किया जाएगा। ठीक है, इसके लिए इसको स्ट्रक्चर कहा जाता है। ठीक है, अब प्लूरल का स्ट्रक्चर क्या है। प्लूरल सब्जेक्ट का, अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो मतलब अगर एक वचन करता हो तो उसका स्ट्रक्चर ये है। अगर बहुवचन करता हो तो उसके लिए है सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। ओके फ्रेंड्स, कोई डाउट मत रखिएगा, एकदम क्लियरली आपके सामने लिखा हुआ है। सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब एक वचन करता। जब सेंटेंस में करने वाला कोई एक ही हो तो वहाँ सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, एस और एस इसी वर्ब में इंक्लूड किया जाएगा। या तो हम इसको वर्ब का फिफ्थ फॉर्म भी लिख सकते हैं। ठीक है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम आपको समझाने के लिए इसको वर्ब का फिफ्थ फॉर्म न लिख के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस लिखे हैं, ऑब्जेक्ट लिखे हैं, फिर अदर वर्ड्स लिखे हैं। उसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट का मतलब ये है कि जब किसी वाक्य में काम करने वाला कर्ता जो हो वो एक से अधिक हो तो वहाँ ये स्ट्रक्चर यूज करते हैं। जैसे ऊपर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, वह खेलता है, वह खेलता है। तो आप बताइए कि यहाँ खेलने वाले कितने लोग हैं। केवल वह है, मतलब एक। तो सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज किया जाएगा और उसके हिसाब से स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट का हिंदी होता है कर्ता। ठीक है, तो यहाँ कर्ता कौन है, करने वाला ही। ठीक है, इसका इंग्लिश, वह का इंग्लिश होता है ही। ठीक, उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है, क्रिया क्या है, कौन सा क्रिया हो रहा है, खेलने का। तो PLAY, प्ले, प्ले मीन्स खेलना होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसी वाक्य में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, एस और ES यूज करेंगे तो यहाँ हम एस यूज करते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ ऑब्जेक्ट, कर्म और अन्य। तो इस सेंटेंस में न ही कर्म है न ही अन्य है। जैसे एक और सेंटेंस लिख लीजिए, राम अपने चाचा के साथ पढ़ता है। फ्रेंड्स, राम अपने चाचा के साथ पढ़ता है तो पढ़ने वाला कौन है, राम। ठीक है, वो तो अपने चाचा के साथ पढ़ रहा है, लेकिन यहाँ बताया जा रहा है केवल एक के बारे में कि राम अपने चाचा के साथ पढ़ता है। तो करने वाला यहाँ एक है, मतलब सब्जेक्ट एक है। तो इसका इंग्लिश लिखा जाएगा राम, सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग राम सब्जेक्ट हो गया। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, क्रिया क्या है, इसमें क्रिया क्या है, पढ़ना। राम रीड, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया रीड। अब इसमें एस या ES लगाया जाएगा तो एस लगा दिया जाएगा, राम रीड्स। उसके बाद देखिए राम पढ़ता है। अब है ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। ऑब्जेक्ट क्या है, कर्म क्या है, सिंपली समझिए किस ऑब्जेक्ट को पढ़ता है। तो क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है पढ़ने का, कुछ नहीं है। अदर वर्ड्स क्या है, अपने चाचा के साथ, विथ हिज अंकल। राम रीड्स विद हिज अंकल। ओके, राम अपने चाचा के साथ पढ़ता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में
जब सिंगुलर सब्जेक्ट आएंगे तब के लिए आप ऐसे सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अभी और भी सेंटेंस आप अपने से बनाइए। कोई डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके या सृष्टि क्लासेस के कॉन्टैक्ट नंबर से आप क्लियर कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो, आप इतने तरह के वाक्य को ऐसे बनाइए। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए स्ट्रक्चर आपके सामने है, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए स्ट्रक्चर आपके सामने है। अब प्लूरल सब्जेक्ट का एग्जाम्पल देखते हुए, प्लूरल सब्जेक्ट का मतलब है कि जब काम करने वाले दो लोग हों, ठीक है। जैसे राम और श्याम कलम खरीदते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहचान करेंगे कि टेंस कौन सा है। तो ते हैं मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। क्रिया के अंत में ते हैं आया है। तो क्या करेंगे, राम और श्याम कलम खरीदने वाले दो लोग हैं, तो यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट यूज किया जाएगा। सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, राम एंड श्याम, करने वाले यही लोग हैं ना, राम एंड श्याम। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, खरीदना, BUY। राम एंड श्याम बाई ऑब्जेक्ट, किस ऑब्जेक्ट को खरीद रहे हैं, पेन लिखिए या बाई द पेन लिखिए, ओके। बाई द पेन, राम एंड श्याम बाई द पेन। अदर वर्ड्स है, नहीं है, काम खत्म, सेंटेंस ट्रांसलेट हो गया, ठीक है। राम और श्याम कलम खरीदते हैं, ठीक है। इस तरह से ट्रांसलेट हो गया। और एक सेंटेंस और देख लीजिए, तुम लोग वहाँ रहते हो, तुम लोग वहाँ रहते हो, ठीक है। तुम लोग वहाँ रहते हो या वे सब वहाँ रहते हैं, तुम सब वहाँ रहते हैं। तो तुम लोग मतलब प्लूरल है, तुम लोग, ठीक है। ज़्यादा लोगों की बात की जा रही है, तो ये प्लूरल है तो सब्जेक्ट हो जाएगा यू, ठीक है। यू की इंग्लिश हो जाती है यू, तुम लोग या तुम सब, ठीक है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, लीव मीन्स रहना, ठीक है। देखिए टेंस ट्रांसलेट करने के लिए, मीन्स हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए एक और सबसे बेहद ज़रूरी चीज़ होता है मीनिंग। आपको वर्ड मीनिंग आना चाहिए। जैसे अगर हम यहाँ लिखे हैं तुम लोग वहाँ रहते हो, अगर रहते हो कि इंग्लिश ही नहीं आ रही है तो सब रूल जान के बेकार है, ठीक। तो आपको वर्ड मीनिंग, वर्ड पावर अपना स्ट्रांग करना होगा, तभी आप इसको अच्छे से ट्रांसलेट कर पाएंगे। तुम लोग वहाँ रहते हो, यू लिव, तुम लोग वहाँ रहते हो, यू सब्जेक्ट हो गया, लिव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, ऑब्जेक्ट कहाँ रहते हो, वहाँ रहते हो, यू लिव देयर। अदर वर्ड्स नहीं है, ठीक है। तो ये हो गए, ठीक।